हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम एनटीपीसी से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस एंड के आंसर देखेंगे। उससे रिलेटेड जो भी सारे हमारे पास एमसीक्यू रहेंगे, वही सारे एमसीक्यू के जितने सारे आंसर बन सकेंगे वही सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि इन एन एटमिक न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। देखिए, मान के चलिए कि कोई एक अणु है, एटम है, उसके बीच में रहता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो रहता है वहाँ पे प्रोटॉन्स रहते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स रहते हैं और उसमें न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं एक छोटे से जगह पे। और एक न्यूट्रॉन का मतलब होता है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो इतने सारे प्रोटॉन्स एक छोटे से जगह पे, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सन करता है, तब भी वो एक छोटे से जगह पे कैसे रहते हैं। या तो फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पे कैसे रहते हैं। यदि भी न्यूट्रॉन में हम देखेंगे तो हमको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, एक्सचेंज फोर्सेस और कूलम्बिक फोर्सेस। तो देखिए, अगर ऑप्शन में आपको न्यूक्लियर फोर्स मिल जाता तो वो आंसर होता। बट ऑप्शन में न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, इसीलिए हम यहाँ जो सारे ऑप्शन है उसके रिगार्डिंग हमें आंसर देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो एटम के अंदर आंसर हो ही नहीं सकता है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्सेस का, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मेटल्स पे लगते हैं। जो मेटल्स पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होंगे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उतना ज़्यादा होता है। तो ये हर एक एटम के लिए होता है, चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, उसके लिए ये क्वेश्चन है। तो सेकंड आंसर भी नहीं होगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो है एक्सचेंज फोर्सेस। एक्सचेंज फोर्स क्या होता है ना, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो वहाँ हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज जो रहता है और नेगेटिव चार्ज में चेंज होते रहता है, मतलब एक्सचेंज होते ही रहता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में चेंज होते रहता है, मतलब एक्सचेंज होते रहता है न्यूक्लियस के चार्ज अंदर, और वही इसका स्टेबिलिटी प्रदान करता है। यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, मीन एक्सचेंज फोर्सेस। और थर्ड, उसके बाद फोर्थ जो ऑप्शन है कूलम्बिक फोर्सेस। तो कूलम्बिक फोर्स लगने के लिए कम से कम 2 चार्ज पार्टिकल्स चाहिए, वो भी पॉइंट पार्टिकल्स। 2 चार्ज पार्टिकल के अंदर ही कूलम्बिक फोर्सेस काम करता है। Q1 Q2 बाय R² होता है जिसका फॉर्मूला। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन मेकिंग प्रिज्म एंड लेंसेज इज। तो यहाँ पे प्रिज्म और लेंस मतलब जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होता है वो सब के बारे में बताया गया है, ना ही आँख का लेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है सॉफ्ट ग्लास जिसे हम सोडा ग्लास भी कहते हैं, और जिसका यूज जो होता है वो बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने में होता है। फिर पायरोक्स ग्लास जो होता है वो बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट, लेबोरेटरी के जितने सारे इक्विपमेंट होते हैं स्पेशली उसमें पायरोक्स ग्लास का यूज होता है। फिर जो है जेना ग्लास, सबसे बेस्ट ग्लास का अगर एग्जांपल होता है तो वो जेना ग्लास होता है, इसलिए साइंटिफिक पर्पज के लिए ये सारे ग्लास यूज किए जाते हैं। और उसके बाद है हमारा फ्लैट ग्लास, डी ऑप्शन। तो फ्लैट ग्लास का यूज होता है माइक्रोस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है, लेंसेज बनाने में होते हैं, प्रिज्म बनाने में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्लैट ग्लास। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक क्रोनोमीटर मेजर्स। एक क्रोनोमीटर क्या यूज कहाँ होता है? क्रोनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज क्या क्या मेजरमेंट करने में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइम मेजरमेंट के लिए होता है यूज। तो क्रोनोमीटर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम कोई भी जगह का टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं। मान के चलिए कि ये हमारा अर्थ है।
अर्थ पे देखिए हर एक जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइम होता है। जैसे कि इंडिया में अगर कुछ टाइम हो रहा है तो पाकिस्तान में अलग कुछ होगा, बांग्लादेश में कुछ होगा, अमेरिका में कुछ अलग होगा। तो ये क्रोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट स्पेशली नेविगेशन यानी समुद्र में जो नेविगेशन की करते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा इसे यूज किया जाता है। और क्रोनोमीटर हर जगह का टाइम तो बताता ही है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितने कौन सा लॉन्गिट्यूड के ऊपर में हैं अभी, और वहाँ वहाँ का द्राघिमा क्या है। ये सारे हम इसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से हम चेंज कर सकते हैं। स्पेशली ये टाइम मेजरमेंट करता है कोई भी स्पेसिफिक जगह का। फर्स्ट ऑप्शन साउंड वेव होता है। तो साउंड वेव तो होगा नहीं, और साउंड वेव आप मान के चलिए साउंड वेव जो होता है सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद थर्ड जो है वाटर वेव। तो वाटर वेव क्या होता है, वाटर में आप जैसे ढील मारोगे तो इस तरह पानी उठता है, उसे वाटर वेव कहते हैं। उसके बाद है कलर कॉन्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी जो है कलर कॉन्स्ट्रैक्ट। कलर कॉन्स्ट्रैक्ट क्या होता है? कलर कॉन्स्ट्रैक्ट होता है एक कलर के ऊपर दूसरा कलर को दिखाना। जैसे कि आप ये जो बोर्ड जो देख रहे हो, अभी स्क्रीन देख रहे हो, इसमें आपको मैं जो लिख रहा हूँ वो ब्लू कलर में लिख रहा हूँ। इसका टेक्स्ट का जो बॉक्स है, ये बॉक्स है वो पीला कलर में है। फिर जो उसके टेक्स्ट लिखे गए हैं, वर्ड्स जो लिखे गए हैं वो सारे ब्लैक कलर में लिखे गए हैं। तो एक तरह का कलर कॉम्बिनेशन है जिसे कलर कॉन्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। एक ही जगह पर अलग अलग सर्किल के फॉर्म में अलग अलग कलर को दर्शाया जाता है, उसे कलर कॉन्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ़ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन द प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए ऐसा प्रोसेस जिसमें तापमान कांस्टेंट रहे, ध्रुवक रहे, उसे क्या कहा जाता है? नियतांक रहे, टेम्परेचर नियतांक रहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उसका जो एडियाबेटिक फर्स्ट जो ऑप्शन है एडियाबेटिक होता है कि मान के चलिए कि कोई एक पात्र है, कोई एक वेसल है। इस वेसल में ना ही तो हीट का ट्रांसफ़र होगा, मतलब हीट बाहर भी नहीं जा सकता है और अंदर भी नहीं आ सकता। हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा और मास का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। उस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। बट यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर आ भी सकता है, जा भी सकता है। ऐसा प्रोसेस हमको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये वो तो होने वाला नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। बार का मतलब होता है प्रेशर। तो जिसमें एक ऐसा पात्र जिसमें प्रेशर हरदम बराबर रहे, उसे आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे। बट ये आइसोबार नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर बोल रहा है। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम फिक्स्ड रखना। अगर वॉल्यूम फिक्स्ड रहे हमें तो उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। बट इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट कह रहा है, मतलब टेम्परेचर जो रहेगा वो नो चेंज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोथर्मल का मीनिंग ही होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब तापमान उस वेसल के अंदर, पात्र के अंदर आ भी सकता है और जा भी सकता है, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू कोलाइडल सबस्टेंसेस डू नॉट डिपोजिटेड बिलो। मतलब मान के चलिए कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस इन नेचर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, वो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। प्रेसिपिटेट मीन अंदर बैठेगा नहीं, डिपोजिटेड प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, अंदर नहीं बैठेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों नहीं बैठता है? कोलाइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करता है और इलेक्ट्रिकल चार्ज हर एक को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। ये इसे रिपल्सन कर रहा है, ये इसे रिपल्सन कर रहा है, ये इसे रिपल्सन, मतलब चारों तरफ से रिपल्सन ही रिपल्सन मिलेंगे। इसी के कारण वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है। इसी के कारण अगर ये अट्रैक्ट करते हैं तो सब एक जगह आके बैठ जाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता और इजी से ग्रेविटेशन में बैठ जाता, तो प्रेसिपिटेट हो जाता। बट जो थर्ड जो ऑप्शन है दे कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी करते हैं, इसीलिए इंटरेक्शन नहीं करके रिपल्सन करते हैं और रिपल्सन के वजह से वो एक दूसरे के दूर भागते रहते हैं, बड़े मॉलिक्यूल नहीं बनता है और प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद फर्स्ट जो ऑप्शन है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस, ये कोई रिलेटेड ही नहीं है इसमें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस। देखिए जो वनस्पति घी होता है, वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है? कुकिंग ऑयल से हम वनस्पति घी को बनाया जा सकते हैं। कौन सा प्रोसेस में बनाया जाता है? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस होता है उससे हम कुकिंग ऑयल को कन्वर्ट कर सकते हैं घी में। तो क्या करना पड़ता है उसमें? निकल कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। निकल कैटलिस्ट उसे हाइड्रोजन का सप्लाई करता है और उसी से जो कुकिंग ऑयल होता है उसे हम घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का ज़रूरी पड़ता है। डिस्टिलेशन तो होगा नहीं क्योंकि उसमें डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग अलग टेम्परेचर में उसको अलग अलग टेम्परेचर में कोई भी चीज़ को आप गर्म करोगे तो उसे डिस्टिलाइजेशन कहा जाता है, और अलग अलग में करेंगे तो उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तारपीन ये सब बनता है। उसे कौन चीज़ बनता है? वो सब डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से बनता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है एक सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में बनाना, जैसे कि NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसका जो प्रोसेस हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, हाइड्रोजनेशन। ये एक रिडक्शन प्रोसेस है और इसमें कैटलिस्ट का यूज होता है निकल। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर इज़। देखिए सॉल्युबल कौन सा है सबसे ज़्यादा सॉल्युबल वाटर में? तो वाटर आप क्या जानते हैं? एक पोलर सॉल्यूशन है। पोलर सॉल्यूशन मीन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पोल हो। तो वाटर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे आपको डेल माइनस और ये जो मिलेगा वो डेल प्लस मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो इससे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसके कारण इसमें थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाता है और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कुछ शिफ्ट कर जाते हैं किधर? ऑक्सीजन की तरफ। तो ये एक पोलर सॉल्वेंट हो गया। तो पोलर सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल होगा? जिसके पास पोल्स होंगे, या तो फिर जो कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का होगा। तो देखिए कंफ्यूर क्या है? एक सब्लिमेशन प्रोसेस कंफ्यूर दिखाता है। कंफ्यूर जो आप देख रहे हो जैसे कर्पूर कहते हैं, ये सब्लिमेशन होता है। मतलब सॉलिड को अगर आप टेम्परेचर दोगे तो यह क्या बन जाएगा? यह भाप बन के ऊपर में उड़ जाएगा, कंफ्यूर, जिसे सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद शुगर को आप तोड़ोगे, मतलब पानी में घोलोगे, तो फिर आपको शुगर का जो होमोजेनियस जो कोवेलेंट बॉन्डेड दिखेगा। तो इसी के कारण सॉल्युबल वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। आपको ये एक्सपीरियंस भी होगा कि आप जैसे ही शुगर को घोलोगे तो वो घुल जाता है। सल्फर एक सॉलिड है, ये तो पानी में घुलेगा ही नहीं। उसके बाद क्या है? कॉमन सॉल्ट, ये घुल जाता है। बट ये क्या होता है? NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट होता है और ये ज़्यादा, लेकिन वाटर क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए कोवैलेंट में ज़्यादा घुलता है, इसलिए शुगर इज द राइट आंसर। शुगर होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन लुब्रिकेंट। देखिए ये जो वर्ड देख रहे हो आप, लुब्रिकेंट यानी पिछलकारक, तो आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा पिछलकारक होता है। या देखिए सिलिका का मतलब जानते हो? सिलिका का सिंपल सा आप मीनिंग जान लो कि इसका मतलब होता है सैंड, मीन बालू। सैंड यानी बालू जो होता है वो उसमें सिलिका रहता है बहुत ज़्यादा, 70 to 80% तक सिलिका आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो सिलिका क्या एक पिछल कारक होता है? नहीं, वो पिछल कारक नहीं होता है। फिर आयरन भी पिछल नहीं होता है। उसके बाद डायमंड भी नहीं होता है पिछल। तो ग्राफाइट यानी अब पेंसिल, जो पेंसिल का नीचे वाला जो पार्ट रहता है जिससे आप लिखते हो, पेंसिल के ये वाला पार्ट, आप इसको टच करके देखना, यह बहुत ही ज़्यादा प्लेन है। इसलिए इसे जो ग्राफाइट होता है उसे हम लुब्रिकेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्लेनिटी होता है, मतलब प्लेन होता है ये, इसीलिए ये लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट का मतलब भी आप लुब्रिकेंट ऑयल का मतलब क्या होता है? लुब्रिकेंट ऑयल मतलब जो पिछल कारक तेल, तो पिछल कारक जो ज़्यादा स्लिप करने वाला हो, तो ग्राफाइट ही इन सब में देखोगे सबसे ज़्यादा स्लिप कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हुआ है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट एनी डिफिनाइट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव। देखिए ये इक्वल वॉल्यूम्स, मान के चलिए कि वॉल्यूम इक्वल है,
तो इक्वल वॉल्यूम में अगर हम गैस लेते हैं, मान के चलिए कि इसमें हम ले लिए CO2, इसमें ले लिए N2 या तो फिर H2 या तो फिर O2, कुछ भी इसमें गैस ले लिए, अलग अलग गैस, तो इसमें से इक्वल वेट तो होगा नहीं, क्योंकि CO2 का वेट बहुत ज़्यादा होता है, 44 हो जाएगा अगर आप जोड़ोगे तो। हाइड्रोजन का 2 ही होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल वेट, ये नहीं होगा, क्योंकि आप जोड़ोगे कार्बन का 12 प्लस इधर हो गया 32, जोड़ दोगे तो हो जाएगा 44। इसी तरह 14 28 हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 32। तो इक्वल वेट तो नहीं हुआ, इक्वल मास भी नहीं होगा। वेट देखिए, मास भी, इक्वल मास भी नहीं होगा, अलग अलग मास होता है, एटॉमिक मासेस। इक्वल डेंसिटी भी नहीं होगा। क्यों इक्वल डेंसिटी इसलिए नहीं होगा, क्योंकि CO2 के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये भारी होता है तो ये अंदर में अट्रैक्शन करेंगे, इसीलिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा, डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन। उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो है हाइपोथेसिस है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस जो होता है कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में यह बताया गया है कि अगर दो पात्र भी हैं, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम भी है, तो उसमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वे रहेंगे वो बराबर रहेंगे, सेम रहेंगे। कितना रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन, इक्वल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब उसमें अणु की संख्या जो होंगे वो बराबर होंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो ख़त्म हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस तरह को बहुत सारे, मतलब सारे चीज़ को एक्सप्लेन करके चलने का ही कोशिश करेंगे हम वीडियो में, जिससे आपके एक्स्ट्रा नॉलेज भी बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।